Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम DSSP रेडियोग्राफर 2019 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज वॉच द प्रीवियस ईयर MCQ वीडियो ऑल्सो, प्लेलिस्ट आर अवेलेबल। ये हमारा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सब्जेक्ट 1 है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईयर ओसिकल। तो ऑप्शन गिवन है, उसमें से ईयर ओसिकल्स नहीं है, वो हमें बताना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो एग्ज़ामिनर है वो ऑप्शन देगा और आपको नोट क्वेश्चन में लगा देगा, ताकि आपको जो है अवेलेबल ऑप्शंस में से आपको जो नहीं है वो बताना होता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा इनकस, ऑप्शन सेकंड है हमारा मेलियस, ऑप्शन थर्ड है हमारा स्टेपस और ऑप्शन 4 है हमारा टिम्पैनम। तो आपको पता है जो ईयर ओसिकल्स होते हैं, यानी कि जो ईयर की बोन्स होती है वो कौन कौन सी होती है। आई होप यू गेट इट दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टिम्पैनम। टिम्पैनम हमारा ईयर ओसिकल नहीं कहलाता, वो बेसिकली एक कैनाल होती है। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम इनकस, स्टेपस और मेलियस, ये हमारी बोन्स है, ऑडिटरी ओसिकल्स होती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर आपको बोन्स का पता है तभी आप जो नहीं है वो उसका आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन इज। तो जो ज़्यादातर फ्रैक्चर्ड बोन है, यानी कि जो कॉमनली फ्रैक्चर्ड होती है, ज़्यादातर फ्रैक्चर होती है, वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा ल्यूनेट, ऑप्शन सेकंड है हमारा कैपिटेट, ऑप्शन थर्ड है हमारा क्लेविकल एंड ऑप्शन 4 है हमारा स्कैपुला। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्लेविकल। क्लेविकल बोन बेसिकली कॉलर बोन भी कहलाती है, जो कि हमारी बेसिकली मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये हमारी क्लेविकल बोन का डायग्राम है। एस शेप्ड बोन होती है और बेसिकली इंफीरियर सरफेस मार्क्ड बाय मसल एंड लिगामेंट अटैचमेंट, जो अटैचमेंट लिगामेंट और मसल्स के अटैचमेंट से होती है। तो हियर यू कैन सी दी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, द टेरेसिस इज मेड अप ऑफ डैश नंबर ऑफ टार्सल बोन्स। तो जो टार्सस है वो कितने नंबर ऑफ टार्सल बोन से बना होता है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शन 1 है हमारा 9, ऑप्शन सेकंड है हमारा 7, ऑप्शन थर्ड है हमारा 11, ऑप्शन 4 है हमारा 5। सो इजी क्वेश्चन है, आप इजी टू आंसर कर सकते हैं। जो टार्सल बोन होती है वो हमारी कितनी होती है। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 7 हमारी टार्सल्स बोन्स होती है। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम। जो हमारी टार्सल बोन है वो हमारी है कैल्केनियम, जो कि हील बोन कहलाती है, टेलस जो कि एंकल बोन कहलाती है और नेविकुलर होती है, और फोर्थ नंबर पर मीडियल क्यूनिफॉर्म, फिफ्थ पर इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और सिक्स पर लेटरल क्यूनिफॉर्म और सेवन्थ पर क्यूबॉइड होती है। जो ये डायग्राम है मैंने आपको इसलिए रिप्रेजेंट किया है, कई बार जो एग्ज़ामिनर है वो डायग्राम के माध्यम से आपको पूछ सकता है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी बोन है। तो नंबरिंग से आप पहचान सकते हैं कि जो टार्सल बोन है वो कौन कौन सी होती हैं, और इसमें डायरेक्शन भी गिवन है, मीडियल और लेटरल। तो आई होप दिस डायग्राम और दिस पिक्चर हेल्प यू a lot in the examination. So question number 4, the most common used vein for vein puncture is the। सो जो वेन पंक्चर करते हैं जब, तो कॉमनली साइट कौन सी होती है, किस वेन में हम वेन पंक्चर करते हैं, या बेसिकली ब्लड सैंपल भी लिया जाता है तो कौन से में लिया जाता है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डोर्सल मेटाकार्पल वेन, ऑप्शन सेकंड है हमारा सिफेलिक वेन, ऑप्शन थर्ड है हमारा मीडियल कुबाइटल वेन, ऑप्शन 4 है हमारा बेसिलिक वेन। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मीडियन कुबाइटल वेन, जो कि
मोस्ट कॉमन साइट है वेन पंक्चर के लिए। हेयर यू कैन सी दी डायग्राम। जो हमारी एल्बो की डायरेक्शन होती है, आपने कभी ब्लड टेस्ट या सैंपल जो कलेक्शन है वो करवाया होगा, तो आपका जो सैंपल कलेक्शन है वेन पंक्चर है वो इस साइट पे करते हैं। तो जो वेन पंक्चर है इस मेथड को फ्लेबोटोमी कहते हैं, जिससे हम ब्लड डायरेक्टली वेन से लेते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली एंटी क्यूबाइटल एरिया होता है आर्म का, जो इनर आर्म होता है एल्बो से, बेसिकली एल्बो के अपोजिट जो इनर साइड होती है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट कॉमनली साइट होती है, आप डेली यूज़ में भी ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नॉर्मल रेंज ऑफ WBC इज। तो हमें नॉर्मल रेंज बतानी है किसकी, WBC की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की जो है नॉर्मल रेंज आपको बतानी है। सो ऑप्शन 1 है हमारा 4000 से 11000 सेल्स। ऑप्शन सेकंड है हमारा 1000 से 3000 सेल्स। ऑप्शन थर्ड है हमारा 3700 से 25000 सेल्स। ऑप्शन 4 है हमारा 1200 से 36000 सेल्स। सो WBC हमारा जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है संभालता है बॉडी में, और इसका बेसिकली ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 4000 से 11000 सेल्स की रेंज में आपको WBC मिल जाएगा ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो हमें लार्जेस्ट आर्टरी बतानी है ह्यूमन बॉडी की। सो इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो आर्टरी है वो कॉमनली जो आर्टरीज है होती है उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, वो एग्जामिनर में पूछ सकता है आर्टरी के बारे में भी। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आयोटा। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन थर्ड है हमारे रीनल आर्टरी। ऑप्शन 4 है हमारी ब्रैकियल आर्टरी। सो अगर ऑप्शंस में देखें तो आयोटा जो हमारी वो मिडल में होती है प्रेजेंट, और जो हमारी सेकंड है पल्मोनरी आर्टरी वो हमारी हार्ट से रिलेटेड होती है, और जो थर्ड नंबर पे है रीनल आर्टरी वो हमारी किडनी से होती है कनेक्शन, तो इसलिए रीनल आर्टरी इसका नेम है। और ब्रैकियल आर्टरी भी हमारी जो है सब क्लेवियन डिवीज़न के पास होती है। तो इनकी जो लोकेशन है वो आपको भी पता होना चाहिए, डायग्राम के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है। लोकेशन भी मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस में ट्राई करूँगा जो लोकेशंस है मेन आर्टरी की वो आपको बताने की। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आयोटा। आयोटा हमारी बेसिकली लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ फेरिंग्स इज अबाउट। तो हमारे जो फेरिंग्स है उसकी लेंथ कितनी है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 15 से 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड 12 से 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड है हमारा 9 से 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 है हमारा 20 से 25 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 12 से 14 सेंटीमीटर हमारी जो फेरिंग्स की वो लेंथ होती है। इसमें फर्दर आपसे ट्रैकिया की लेंथ भी पूछ सकता है, तो ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द पोप्टिलियल आर्टरी इज कंटिन्यूएशन ऑफ। तो जो हमारी पोप्टिलियल आर्टरी होती है वो किसका कंटिन्यूस होती है, यानी कि किस आर्टरी से वो कंटिन्यूस नीचे आती है वो हमें बतानी है। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ऑप्शन सेकंड है हमारा एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ऑप्शन थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, एंड ऑप्शन 4 है हमारा फीमोरल आर्टरी। अब जो नाम से ही आपको पता लग जाएगा, जो काफ़ी आर्टरीज है वो आपको याद करने में काफ़ी आसान होगी। तो पोप्टिलियल एक आर्टरी होती है जो किसका कंटिन्यूस होती है, यानी कि जो ऊपर से जो आर्टरी है वो पहले से किससे कनेक्टेड होके आती है वो हमें बतानी है। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है टिबियल यानी कि टिबिया बोन के बारे में इसमें बात हो रही है, तो पोस्टीरियर रीजन में ये जो आर्टरी है वो पाई जाती है, इसलिए इसको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहेंगे। सेकंड है हमारा एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ये हमारी टिबिया बोन के एंटीरियर पार्ट में होती है, तो इसको एंटीरियर टिबियल आर्टरी कहते हैं। ऑब्ट्यूरेटर बेसिकली हमारा जो ऑब्ट्यूरेट फोरामेन है उसके नियर अबाउट होती है,
तो आपको नाम से ही लोकेशन और इसका अंदाज़ा हो जाएगा जो आर्टरी होती है। फोर्थ है हमारी फेमोरल आर्टरी, जो फेमोरल बोन से कनेक्टेड है, जो फेमोरल बोन के साथ साथ अलोंग साइड डाउन टू जाती है। सो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी की जो कंटिन्यूस है वो नीचे पोपिलेटल आर्टरी जाती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्गेस्ट रिब इन ह्यूमन बॉडी इज। तो हमें लॉन्गेस्ट रिब जो है वो हमें बतानी है। सो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 5th रिब, ऑप्शन नंबर 2 9th रिब, ऑप्शन नंबर 3 7th रिब एंड ऑप्शन नंबर 4 8th रिब। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7th रिब जो है हमारी वो लॉन्गेस्ट रिब होती है ह्यूमन बॉडी की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द क्लेविकल और कॉलर बोन इज अ लॉन्ग बोन विद डैश कर्व। तो इसके बारे में मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, तो आप इजी इसका आंसर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 एस शेप्ड, ऑप्शन नंबर 2 वी शेप्ड, ऑप्शन नंबर 3 एल शेप्ड, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी शेप्ड। सो एज यू कैन सी दी जो क्लेविकल बोन है उसकी जो शेप है वो हमारी एस शेप्ड की होती है। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एस शेप्ड जो हमारी क्लेविकल बोन होती है यानी कि कॉलर बोन, तो उसमें जो कर्व होता है वो एस शेप्ड का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज द कॉमनेस्ट पार्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो जो ड्यूडेनम का कौन सा हमारा पार्ट है वो पेप्टिक अल्सर के लिए कॉमन साइट होती है या कॉमन पार्ट है, वो हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ऑप्शन नंबर 2 थर्ड पार्ट, ऑप्शन नंबर 3 सेकंड पार्ट, ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। हालांकि जो ये आपका क्वेश्चन है ये आप इससे फेमिलियर नहीं होंगे, फिर भी आपको ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन हैं वो क्लिनिकली बेस पे आपको पता चल जाएगा, तो क्लिनिकली भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूडेनम का वो पेप्टिक अल्सर की साइट होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ प्रीमोलर आर प्रेजेंट इन परमानेंट टीथ। तो जो परमानेंट टीथ का सेट है हमारा बेसिकली उसमें कितने पेयर ऑफ प्रीमोलर होते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 3, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 2, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 5। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर होते हैं परमानेंट टीथ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज। तो लेंथ इसमें पूछी गई है फीमेल यूरेथ्रा की, तो इसमें जो लेंथ है वो पहले आपको फेरिंग्स की पूछी गई थी, एज इट इज़ आपको ट्रैकिया की भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फीमेल यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो हमें पता नहीं है, तो एनाटॉमी के जो नज़रिए से ये जो लेंथ है ये आपको याद होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 4 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर की जो है फीमेल की यूरेथ्रा होती है, लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 14, इरेगुलर हार्ट रेट इज। जो हमारी इरेगुलर हार्ट रेट होती है यानी कि कोई भी उसका जो है रेगुलर बेसिस पे उसके नंबर ऑफ जो हार्ट रेट है वो नहीं होते, उसको हम क्या कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा टैकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा हार्ट फेलियर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा ब्रेडिकार्डिया और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा एराथमिया। सो अगर ऑप्शन की ऊपर नज़र डालें तो टैकीकार्डिया हार्ट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, उस केस को कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया जो है स्लो हो जाती है। सो इरेगुलर पार्ट जो है हार्ट रेट का वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एराथमिया। एराथमिया बेसिकली हमारा इरेगुलर हार्ट रेट को टर्म को बोलते हैं। तो नॉर्मल टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर
15 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ दी। सो अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पिछली वीडियो एनाटॉमी की जो है वो अपलोड की थी, उसमें आप देख सकते हैं सेल के बारे में मैंने डिस्कस किया है। सो उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। सो ऑप्शन 1 है हमारा सेल्स, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 है हमारी साइटोप्लाज्म। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सेल्स। सेल्स हमारा जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। अगर आपको डिटेल में ये जानना है कि सेल्स से पीछे केमिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे लेकर सेल्स तक की जर्नी क्या होती है, वो आपको एनाटॉमी की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं। इससे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें उसके बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि कई जो बुक्स है उसमें सेल्स से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से आगे प्रोसीजर या आगे उसका बताया गया है। सो एनाटॉमी की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं इससे पहले का जो है स्ट्रक्चर का कैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ दी। सो जो पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल है वो क्या होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 2 साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वो उसको बेसिकली पावर प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 इफ़ द बोन ब्रेक इन वन प्लेस एंड नो सीरियस डैमेज डन टू द सराउंडिंग टिश्यू देन इट इज़ कॉल्ड। अगर कोई भी जो बोन है वो टूट जाती है एक जगह से बट कोई भी उसका सीरियस डैमेज नहीं होता, यानी कि कोई भी इंजरी ज़्यादा जो सराउंडिंग टिश्यू है उसमें नहीं होती है, वो अंदर ही बेसिकली ब्रेक हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे ये हमें बताना है। सो ऑप्शन 1 है हमारा ओपन फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा क्लोज्ड फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कम्युनेटेड फ्रैक्चर। सो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर के केस में हमारा जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड इज़। तो जो ब्लड में फ्लूइड पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 3 ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ऑप्शन नंबर 4 लिम्फ। सो जो ब्लड में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे इसमें हमें बताना है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली एक फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड में बेसिकली, तो प्लाज्मा हमारा है ब्लड का फ्लूइड पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़। तो हमें क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताना है, कितनी जो पेयर्स ऑफ हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है वो प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 10, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 12, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 14, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 16। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इन डिटेल। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 12 नंबर ऑफ पेयर्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में बेसिकली क्रेनियल नर्व्स। हेयर यू कैन सी इन दी डायग्राम और ऑलरेडी मेंशन दी नेम ऑल्सो। सो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सी जो लोकेशन है वो भी आप इसमें देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। तो एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्शन भी और बेसिकली नेम्स भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ये क्रेनियल नर्व्स है। तो इससे रिलेटेड आपको जो एमआरआई के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको आने चाहिए जो एमआरआई से रिलेटेड भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 द रिस्ट हैज़ डैश बोन। तो रिस्ट में हमें कितनी बोन्स होती है ये हमें बतानी है। इजी टू आंसर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 8, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 7, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 6, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 5। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपको इजी टू आंसर है वो आपको आना चाहिए और आता ही होगा।
सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8 हमारी जो है बोन्स होती है रिस्ट में। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये हमारा सब्जेक्ट 1 है। 20 क्वेश्चन आपको एक बारी में आपको आंसर करने होंगे। उसके बाद अनदर 20 नंबर ऑफ 20 सेट्स का एक अलग सब्जेक्ट ओपन होता है DSSB एग्ज़ाम में। आप उसको रिवर्ट दोबारा नहीं देख सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो एक नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन है वो 20 ही ओपन होंगे एक टाइम पर। ये हमारा डिसिप्लिन 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ RBCD, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी हमें नॉर्मल लाइफ स्पैन बतानी है, कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 70 डेज, ऑप्शन नंबर 2 120 डेज, ऑप्शन नंबर 3 180 डेज एंड ऑप्शन नंबर 4 10 डेज। सो राइट आंसर होगा हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमारे 120 डेज तक होती है लाइफ स्पैन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60। तो इस क्वेश्चन में हमें हाफ लाइफ पूछी गई है कोबाल्ट 60 की। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे जो एलिमेंट हैं उनकी आपको हाफ लाइफ जो है वो रिमेंबर होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 5.26 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 5.86 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 5.76 ईयर एंड ऑप्शन 4 5.28 ईयर। तो कुछ जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी सालों तक होती है, कुछ लाइफ 1 साल तक और कुछ की लाइफ घंटों तक होती है। तो कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनके आपको जो है हाफ लाइफ याद करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आधार पर आप अपनी जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 5.26 ईयर्स तक कोबाल्ट 60 की जो है हाफ लाइफ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। तो जो हम पावर जैसे इल्यूमिनेटिंग होता है यानी कि किसी भी जो चीज़ है उसको रोशनी करना, तो उस यूनिट को क्या कहेंगे कि किसी जो लाइट है उसके सोर्स को बेसिकली मेज़र करना, कि जो लाइट है हमारी उसका जो सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है उसकी जो मेज़रमेंट है प्रकाश की, उसको हम किस यूनिट में मापते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कैंडेला, ऑप्शन नंबर 2 एम्पेयर, ऑप्शन नंबर 3 केल्विन, ऑप्शन नंबर 4 मोल। तो ये ऑप्शन से आपको अंदाज़ा लग गया है जो हमारा केल्विन है वो हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड है और एम्पेयर हमारा करंट से होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैंडेला। कैंडेला हमारी जो है प्रकाश को मापने की बेसिकली एक यूनिट होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आपको लग रहा होगा कि जो ये कुछ क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी हैं, बट एग्जामिनेशन इसी आधार पर क्वेश्चन पेपर बनाता है। जो 40 से 60% जो पेपर होता है वो हमारा एक टिक का ही होता है। कई बार आपको जो है ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 20 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको नहीं आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इजी है, बेसिक्स है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये इजी क्वेश्चन भी आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो बेसिक्स को आपको मजबूत रखना है। जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एग्ज़ाम का 20 से 30% ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल इज़ कॉल्ड। जो टिश्यू लेवल पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को इजी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा एप्निया, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा हाइपर वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा डिस्पनिया। तो जो ये टर्म होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा कहलाती है ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर है हाइपोक्सिया। जो हाइपोक्सिया कंडीशन है वो हमारा ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है टिश्यू लेवल पे, तब उस टर्म को बोलते हैं हम हाइपोक्सिया।
और यही हमारा आधार बनता है इन्फाक्ट केस का, इन्फाक्ट होने का बॉडी में, और तभी हम बेसिकली एमआरआई इन्फाक्ट जो है केस उसकी स्टडी करते हैं। तो उसका जो बेसिक्स है वो इसमें पूछा गया है कि हाइपोक्सिया क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोक्सिया क्रिएट होता है टिश्यू लेवल पर, देन जो हमारा कुछ सेकंडों तक ऑक्सीजन की जो कमी है वो रुक जाती है, जिससे हमारा इन्फाक्ट क्रिएट होता है। और उसके बाद बेसिकली काफ़ी अदर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैरालिसिस, वो अलग अलग होता है। और जो एमआरआई में हम उसमें डिफ्यूज़न वेटेड जो है वो इमेज रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीक्वेंस होता है वो डिफ्यूज़न होता है, क्योंकि जो इन्फाक्ट का जो विंडो पीरियड है वो काफ़ी कम होता है, और इसलिए विंडो पीरियड यानी कि उसकी जो रिकवरी के चांसेस है वो काफ़ी कम होते हैं। तो हम डिफ्यूज़न में हम उसको ईजी टू रूल आउट कर सकते हैं। डिफ्यूज़न बेसिकली इन्फाक्ट के लिए ही बनाया गया है, डिफ्यूज़न वेटेड इमेज इन्फाक्ट को रूल आउट करने के लिए। तो जो हमारा एमआरआई इन्फाक्ट का केस है उसका जो बेसिक्स है वो हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो हमें पावर की एसआई यूनिट बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 है एम्पेयर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वॉट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कैंडेला। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जो बेसिक्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वॉट। एज यूजुअल यू नो वेरी वेल कि आपने पावर की यूनिट पढ़ी हुई है, वो वॉट होती है। एम्पेयर हमारी करंट की होती है और कैंडेला हमारी अभी पढ़ी हमने लाइट की। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व कोजेज। जो एंटीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व है बेसिकली एवी वाल्व जो है वो उसका कारण क्या होता है क्लोजर होने का। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सेकंड हार्ट साउंड, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा फोर्थ हार्ट साउंड, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा थर्ड हार्ट साउंड, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड। जो एवी वाल्व होती है आर्टेरियो वेंट्रिकल वाल्व होती है बेसिकली, उसके से क्या होता है बेसिकली ऑप्शन नंबर हमारा 4th राइट आंसर है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है उसके बंद होने पर आती है। तो ये हमारी हार्ट के बारे में हो गया। उसमें जो हार्ट की साउंड है वो बेसिकली वर्ड्स में हम कह सकते हैं लब टब करके हमारी साउंड आती है। इसके बारे में डिटेल हम बाद में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच रे इज़ नॉट एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है उनमें से कौन सी जो हमारी रेज है वो नहीं निकलती, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा बीटा, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा गामा, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा डेल्टा। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो है एमिटेड निकलती है वो रे कौन सी है हमारी, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डेल्टा। डेल्टा रेज जो है वो हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हमें ये बताएं कि ह्यूमन बॉडी में कितने हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, होते हैं कितने पेयर्स में। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 3 पेयर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 2, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 5 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 4 सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये भी हमारा बेसिक्स सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो राइट आंसर है हमारा 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। सो हेयर यू कैन सी दी डायग्राम ऑफ दी सैलिवरी ग्लैंड। तो हमारा जो पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है और सबलिंगुअल है, ये हमारे 3 नेम्स हो गए। कई बार वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 3 जो ग्लैंड के हैं वो नाम दे देगा और इसमें से पूछेगा 4th जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा नोट करके पूछेगा कि एक जो इनमें से सैलिवरी ग्लैंड नहीं है, तो आपको इसलिए नाम भी इसके ध्यान रखने होंगे। तो ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स का डायग्राम है। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस। क्वेश्चन नंबर 9, आइसोटोप्स हैव। तो ये अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सेम मास नंबर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सेम एटॉमिक नंबर। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
4 यानी कि सेम एटॉमिक नंबर होता है हमारा आइसोटॉप्स का, और सेम मास नंबर होता है हमारा आइसोबार्स का। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन इज़। तो जो हमारी क्वाइट रेस्पिरेशन में जो हवा इन एंड आउट होती है, अंदर और बाहर जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 2 हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा टाइडल वॉल्यूम। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अलग से जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 है हमारा टाइडल वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। कई बार जो स्टूडेंट है वो बेसिक्स को स्किप कर देते हैं, तो आपको बेसिक्स का ध्यान रखना है ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 11, द नॉर्मल हार्ट रेट इन एन एडल्ट इज़। तो नॉर्मल आपको हार्ट रेट बतानी है इन एन एडल्ट में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 90 से 110, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 150 से 160, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 120 से 140, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 7 से 80। सो राइट आंसर है हमारा एज यू नो वेरी वेल ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 70 से 80 हमारा जो है बीट पर मिनट होता है, यानी कि एक जो नॉर्मल एडल्ट है उसका 70 से 80 के बीच में दिल बेसिकली धड़कता है। ये बेसिकली इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर और एनी पार्ट ऑफ सर्किट। तो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस मापना है उसका बेसिकली कोई भी कंडक्टर का या कोई भी सर्किट का, तो उस इंस्ट्रूमेंट का हमें नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन से ही आपको आंसर का पता चल गया है। इसमें हमें देखना है बस वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर 4 सुपर कंडक्टर। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है उसी से हम अपना जो है आंसर इस क्वेश्चन में ढूंढ सकते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को बेसिकली मापा जाता है किसी भी कंडक्टर या सर्किट में बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्टमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 13, द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इज़। तो ईसीजी की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे फुल फॉर्म ऑफ पैट की भी पूछ सकते हैं, पैट की पूछ सकते हैं और पैक्स की पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हमारा अलग भी डाइकॉम की भी पूछ सकते हैं फर्दर। तो आपको जो टर्म्स है फुल फॉर्म ये भी आपको आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इफेक्टिव कार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 इफेक्टिव कार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग मिलेंगे, तो आपको जो अच्छे से है वो स्पेलिंग भी आनी चाहिए। कई बार ये स्पेलिंग से भी आपको शफल कर सकता है एग्जामिनर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरे वर डिस्कवर इन विच ईयर। तो एक्सरे कब डिस्कवर किया गया था ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 4 1895, ऑप्शन नंबर 2 1885, ऑप्शन नंबर 3 1865 एंड ऑप्शन नंबर 4 1875। तो इसमें जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आपको जो सही आंसर है वो आपको आना चाहिए। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1895 में डिस्कवर किया गया था एक्सरे। तो ऑप्शंस में से आपको देख के आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 15, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज़। तो जैसे हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ पूछा गया था, ऐसे ही इसमें सेम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ब्रेन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा लंग। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर
3 यानी कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही बेसिकली बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है किडनी की, जो बेसिकली ऑल फंक्शन परफॉर्म करती है। सो ये हमें पता होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है किडनी की। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सोल्यूबल विटामिन। तो हमें वो विटामिन बताना है जो हमारा फैट सोल्यूबल नहीं होता है। तो ये अगेन वेरी डिफरेंट क्वेश्चन है, तो कुछ जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अलग मिलेंगे आपको, तो इसलिए इस क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लगता है कि जो विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस है वो हमें आने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा विटामिन ए। तो फैट सोल्यूबल की बात करें तो कौन सा हमारा नहीं होगा वो हमें पता होना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विटामिन बी। विटामिन बी हमारा फैट सोल्यूबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वैसोप्रेसिन इज़ आल्सो कॉल्ड। तो कई जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी आइडिया नहीं होगा वैसोप्रेसिन क्या है, तो इसलिए जो कुछ 20 से 30% क्वेश्चन है वो हमारे अलग मिलते हैं। तो आपको 20 से 30% पे फोकस करना है अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो। पहले आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, देन उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ जाइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 3 है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन 4 हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका बेसिकली वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए पहला डिफेंस मैकेनिज़्म या पहला जो डिफेंस है वो क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा बेसोफिल, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा न्यूट्रोफिल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल बेसिकली हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या आउटसाइड डिफेंस सिस्टम में पहला बेसिकली वो है न्यूट्रोफिल। बेसिकली ये फिजिकल और केमिकल बैरियर प्रोवाइड करता है और डिफेंड करता है किसी भी इन्फेक्शन को बॉडी में आने से, जिसमें हमारे इंक्लूड है स्किन है, टीयर्स है, म्यूकस है, सीलिया है, स्टमक एसिड है, यूरिन है, जो जिनके जो फ्लो को फ्रेंडली होने देता है, और एंड वाइट ब्लड सेल्स, ये सब बेसिकली मिलके न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉडी का बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है वो हमें बताना है। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है हमारा रिकेट्स, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा बेरी, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्कर्वी। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B1 इज़ ऑल्सो नोन एज। तो जो विटामिन B1 है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा थायमिन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा पायरोडेक्सिन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा नियासिन, एंड ऑप्शन 4 है हमारा राइबोफ्लाविन। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 थायमिन। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन डिसिप्लिन 2 से रिलेटेड। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच मटेरियल हैज़ हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ग्राम। यानी कि किस मटेरियल में हमारा नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है पर ग्राम में ज़्यादा होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कार्बन। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पर ग्राम ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल ऑफ एन एटम। तो कौन से हमारे जो शेल है इलेक्ट्रॉन्स के उसमें सबसे ज़्यादा एटम होते हैं वो हमें
बेसिकली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें बताना है। तो ये काफ़ी वेरी बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। KLMN शेल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 8, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 26, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 12। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8 हमारे बेसिकली इसमें जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो मैक्सिमम होते हैं एक एल शेल में। तो KLMN शेल होता है तो K में हमारे 2 और L में हमारे 8 और बाकी में बेसिकली 18 होते हैं। तो ये हमारा एक ऑर्डर होता है। बेसिक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिंबल फॉर टंगस्टन। तो टंगस्टन का हमें सिंबल बताना है कि वो किससे डिनोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा HN, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा S, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा W, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा TU। तो टंगस्टन काफ़ी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो हम काफ़ी पढ़ते हैं। जो एक्सरे ट्यूब है उसमें भी फिलामेंट का जो यूज़ किया जाता है वो टंगस्टन का ही यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि W से हम डिनोट करते हैं टंगस्टन को। तो ये सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ क्रोनिक एक्सपोजर व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड डोज फॉर कैटरैक्ट। तो क्रोनिक एक्सपोजर के केस में हमारा जो थ्रेशोल्ड डोज होगा कैटरैक्ट का वो क्या होगा। क्रोनिक एक्सपोजर का मतलब होता है जो लंबे समय से आपको जो एक्सपोजर लग रहा है उसको हम क्रोनिक कहते हैं। और थ्रेशोल्ड डोज बेसिकली एक डिफाइंड लिमिट या एक आपको कह सकते हैं मापदंड है किसी भी डोज का कि उस लेवल पे आ रहा के या उसका एक लेवल क्या होगा वो हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 8 ग्रे, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 2 ग्रे, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 3 ग्रे, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 4 ग्रे। सो थ्रेशोल्ड डोज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया हो गया। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8 ग्रे। 8 ग्रे एक थ्रेशोल्ड डोज है, यानी कि इतनी डोज अगर किसी पर्सन को या किसी भी रेडिएशन वर्कर को लग जाती है तो उसको बेसिकली कैटरैक्ट हो जाता है। कैटरैक्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो क्रोनिक एक्सपोजर है, क्रोनिक यानी कि जो लंबे समय से लग रहा हो। ऐसी हमारा जो डायग्नोस है उसमें आपका क्रोनिक पेन या क्रोनिक लीवर डिजीज़ से रिलेटेड भी कुछ जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्रोनिक शब्द का वर्ड जो है हम फेमिलियर होने चाहिए इस वर्ड से भी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पावरफुल रेडियो सेंसिटाइज़र। तो रेडियो सेंसिटाइज़र हमें बताना है कौन सा हमारा बेसिकली पावरफुल ऑप्शंस में से। सो ऑप्शन 1 है हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कार्बन, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा नाइट्रोजन। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली एक रेडियो सेंसिटाइज़र सब्सटेंस है, एक ड्रग का काम करता है और एनहांस करता है टिश्यू की सेंसिटिविटी को और सेल्स को रेडिएशन थेरेपी से। तो इन जो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जो क्वेश्चन है वो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। फर्दर जो अगेन वीडियो आगे आएंगे उनमें मैं डिस्कस करने की कोशिश पूरी करूँगा। तो रेडियो सेंसिटाइज़र का आपको इसमें आइडिया हो गया कि वो एक तरह से ड्रग का काम करती है, टिश्यू की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और सेल्स को बढ़ाती है रेडिएशन थेरेपी की। क्वेश्चन नंबर 6, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू। तो जो हमें 1 कैलोरी ऑफ हीट है वो किसके इक्वल होती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 4.2 जूल, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 3.6 जूल, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 6.3 जूल्स, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 2.4 जूल्स। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4.2 जूल्स। तो जो हीट है उसको मापने की जो मेज़रमेंट है वो कैलोरी में मापा जाता है।
अब आपको ये क्वेश्चन डाउट होगा कि 1 कैलोरी ऑफ हीट 4.2 जूल्स के इक्वल कैसे हो सकती है। तो इसमें गिवन है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो 1 कैलोरी है वो बेसिकली उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए, कितनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको हम कैलोरीज में और बेसिकली इसमें हम जूल्स में देखते हैं। तो 1 कैलोरी का हमें पता चल गया कि 1 कैलोरी हम डिफाइंड करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करते हैं तो उसमें लगने वाली जितनी एनर्जी है उसको बेसिकली हम 1 कैलोरी कहते हैं। अब जो हीट है उसको मेज़र करने के काफ़ी और तरीका है। यू डिवाइड दी चेंज इन टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर है वाटर का वो चेंज हुआ बाय द मास ऑफ द वाटर। तो ये इसमें गिवन है। तो 1 कैलोरी हमारा 4.2 जूल्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इज़। तो आई से हमारा आयोडीन डिनोट किया जाता है, तो उसकी इसमें हाफ लाइफ पूछी गई है। ऐसे ही फर्दर कोबाल्ट की पूछ सकते हैं, टेक्नीशियम 99M की पूछ सकते हैं। जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी आपको हाफ लाइफ भी याद रखने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 8 डेज़, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 33.3 डेज़, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 30 डेज़, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 18 डेज़। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8 डेज़। 8 डेज़ बेसिकली हाफ लाइफ होती है आयोडीन 131 की। हाफ लाइफ से आप क्या समझते हैं कि कोई भी रेडियोएक्टिव एटम है या सब्सटेंस है उसका एक लेंथ ऑफ टाइम होता है जो एटम है वो रेडियोएक्टिव एटम है वो उससे हाफ हो जाए, उस जो बेसिकली एक कंडीशन है या एक फॉर्म में है उसके हाफ हो जाए डिके होकर ऑफ ए स्पेसिफिक रेडियोन्यूक्लाइड टू डिके। तो एक जो रेडियोएक्टिव एटम को डिके होने में लगने वाला जो समय है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। और एक गुड रूल ऑफ थंब भी है कि जब हाफ लाइफ 7 हाफ लाइफ जब कोई भी एटम है रेडियोएक्टिव एटम वो कवर कर लेता है तो जो ओरिजिनल उसमें रेडिएशन बचती है लास्ट में वो 1% से भी कम बचती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हाफ लाइफ हमारा कि किसी भी रेडियोएक्टिव एटम की जो सब्सटेंस की स्टेट है वो डिके होकर हाफ हो जाती है तो उसमें जो लगने वाला समय है वो कितना है। तो आयोडीन का बेसिकली 8 डेज़ है। ऐसे ही डिफरेंट हमारा जो रेडियोएक्टिव एटम्स हैं उनके अलग अलग होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8, द फुल फॉर्म ऑफ ICRP, इसमें फुल फॉर्म आएगा तो ICRP की हमें फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इंटरनेशनल कंटिन्यूस रेडियोएक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोसेस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोसेस, जो बेसिकली 1928 में फाउंडेड किया गया था। जो इसका लोकेशन है, मुख्यालय है बेसिकली ओटावा, ओंटारियो, कनाडा। ओटावा बेसिकली कनाडा की कैपिटल। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एब्जॉर्ब डोज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ, यानी कि जो एब्जॉर्ब डोज है वो किस यूनिट में मापी जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 माइल्स, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेज, ऑप्शन नंबर 3 जूल, ऑप्शन नंबर 4 किलोग्राम। तो एब्जॉर्ब डोज बेसिकली जो हमारी जो डोज है रेडिएशन बेसिकली वो एब्जॉर्ब होती है उसके बारे में हमें बताना है। तो यूनिट के बारे में आंसर है इसका, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रेज। ग्रेज में जो हमारी एब्जॉर्ब जो है डोज वो मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रेडियोन्यूक्लाइड इज फ्रीक्वेंटली यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। तो कौन सा हमारा रेडियोन्यूक्लाइड है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है रेडियोएक्टिव डिके में बेसिकली।
ऑप्शन नंबर 1 है कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा स्ट्रोंटियम 90, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा इंडियम, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कैल्शियम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, इंडियम 116 बेसिकली यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल रेडिएशन लेवल्स। तो फॉलोइंग जो ऑप्शन होंगे उनमें से कौन सा मेथड हमारा रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, रेडिएशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चनों में ट्रिकी यूज़ करता है, वो नोट लगा देता है और कई बार जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो इसको देख नहीं पाता, वो हर ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं लेता क्वेश्चन को पढ़ने में और उसको समझने में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि उसमें नोट तो नहीं लगा है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा बैरियर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा टाइम। तो इस गिवन ऑप्शन में से देखकर आप इजी टू रूल आउट कर सकते हैं इसका आंसर। तो रेडिएशन जो लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा इसमें मेथड नहीं होता, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं रेडिएशन लेवल्स को। बाकी अदर जो हैं जैसे कि डिस्टेंस है, बैरियर है और टाइम है, इनके माध्यम से हम रेडिएशन लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे एक तरह से बचा जा सकता है। सो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम। तो लेस टाइम अगर हम स्पेंड करेंगे किसी भी रेडिएशन जोन में या कोई भी रेडिएशन सोर्स से अगर कोई भी प्रोसीजर है उसमें अगर हम लेस टाइम टेकन लेते हैं तो जो रेडिएशन है वो हमें भी रिसीव्ड कम होगी। उसके बाद होता है डिस्टेंस, कि जितना हम रेडिएशन सोर्स से ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ग्रेटर डिस्टेंस होगा, उतनी हमें कम रेडिएशन रिसीव होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है हमारा बैरियर। बैरियर मतलब कि कोई भी आपका लेड शील्ड होता है या कोई भी शील्डिंग मटेरियल कोई भी है, जैसे कि मोबाइल प्रोटेक्टिंग बैरियर होता है, जो भी हमारा स्टैंडिंग में होता है, तो ये सब बैरियर्स होते हैं जिससे हमें बेसिकली रेडिएशन कम लगती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग में आता है। शील्डिंग कह लो या बैरियर कह लो, बात एक ही है। तो ये आई होप यू क्लियर आउट दीज थिंग्स ऑल्सो। ये हमारा अलारा के अंडर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मनी रेड आर इक्वल टू 1 रोंजन। तो कितने हमारे रेड एक रोंजन के इक्वल होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 0.576, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 0.676, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 0.786, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 0.876। तो 1 रोंजन हमारे कितने इक्वल टू होता है, 0.876 के, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 1 रोंजन बेसिकली जो है एक ड्राई एयर में 0.877 रेड जो है डिपोजिशन करता है। अदर देन दैट जैसे कि एयर में अलग है, उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू में 0.96 है, और एनीवेयर फ्रॉम 1 to more than 4 रेड इन बोन डिपेंडिंग ऑन द बीम एनर्जी, कि कितनी हमारी बीम एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो 1 से लेके 4 की रेंज तक रेड तक उसमें डिपोजिशन जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द फुल फॉर्म ऑफ आरसेक। तो आरसेक की हमें फुल फॉर्म बतानी है। ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया भी नहीं होगा इसका। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे कराने का यही मोटिव है। कुछ जो फुल फॉर्म्स है या कुछ क्वेश्चंस है वो आप आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कई बार कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान नहीं देता, स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देता, तो वो कवर करने के लिए मैं इसको जो है काफ़ी पहले कवर करवा रहा हूँ, ये जो है क्वेश्चन पेपर। सो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 एक्टिव सोर्स ऑफ एक्टिव कमेटी, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडिएशन सोर्स ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एक्टिव रेडिएशन सब्सटेंस एडवाइजरी कमेटी, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एडवाइजरी कमेटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एडवाइजरी कमेटी। जो आरसेक है बेसिकली, ये बेसिकली लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम प्रैक्टिशनर, एम्प्लॉय और रिसर्चर। जो भी हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जुड़े हुए लोग हैं,
या रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो यूज़ करना चाहते हैं, वो बेसिकली आरसेक उनको लाइसेंस अथॉरिटी प्रोवाइड करता है या उनको एक अलाउ करता है कि जो सब्सटेंस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आरसेक एक एडवाइस लाइसेंस अथॉरिटी है बेसिकली। तो आपको एक आइडिया हो गया इसके बारे में। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 14, डोपलर इन अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। तो अल्ट्रासाउंड में बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको जो सुपरफिशियल क्वेश्चन है कि डोपलर जो है अल्ट्रासाउंड वो क्या डिटेक्ट करता है, तो आपको नॉर्मल जो सुपरफिशियल आइडिया होना चाहिए कि डोपलर जो अल्ट्रासाउंड है उसका काम क्या है। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ब्लड फ्लो विद इन आर्टरीज, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा मसल लीजन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा बोन लीजन्स, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्किन लीजन्स। तो जो डोपलर है बेसिकली डोपलर अल्ट्रासाउंड ही करवाया जाता है ब्लड फ्लो विद आर्टरीज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लड फ्लो विद इन आर्टरीज को देखने के लिए, यानी कि जो ब्लड फ्लो है आर्टरीज में कितना है वो हमें देखते हैं डोपलर अल्ट्रासाउंड से। ये हमारा नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है जैसे कि आपको पता है, और इसमें बेसिकली ब्लड फ्लो का जो है वो पता लगाया जाता है ब्लड वेसल से बाई बाउंसिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को भेजकर, जो कि ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स। तो ये आपका हो गया डॉपलर अल्ट्रासाउंड का बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 15, द रेडिएशन वेइंग फैक्टर फॉर अल्फा पार्टिकल इज। सो रेडिएशन वेइंग फैक्टर बताना है हमें अल्फा पार्टिकल का। ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 12, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 20, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 1। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 20। बेसिकली द मॉडिफाइंग फैक्टर होता है ये इक्विवेलेंट डोज को कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम द एवरेज टिश्यू और ऑर्गन एब्जॉर्ब टिश्यू से। ये हमारा एब्जॉर्ब जैसे डोज हमने पढ़ा वो रेड और ग्रे में जो है एक्सप्रेस किया जाता है मल्टीप्लाई बाय द अप्रोक्सीमेट रेडिएशन वेइंग फैक्टर। तो जो हमारा वेइंग फैक्टर होता है बेसिकली वो हमारा इक्विवेलेंट डोज के बेसिकली होता है कि जैसे कैलकुलेट किया जाता है इक्विवेलेंट डोज की एवरेज टिश्यू जो है उसमें कितनी एब्जॉर्ब की गई है और ऑर्गन एब्जॉर्ब डोज में। तो ये हमारा बेसिकली एक हमारा डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं वेइंग फैक्टर की टाइप ऑफ रेडिएशन क्या है, एक्सरेज है, गामा रेज है, बीटा पार्टिकल है, स्लो न्यूट्रॉन है, फास्ट न्यूट्रॉन है और अल्फ़ा पार्टिकल्स है कि इसमें कितनी वेइंग फैक्टर है, कितनी एब्जॉर्ब्ड होती है, ये हमें दिखा रखा है इसमें। तो बाकी जो अदर्स है जैसे कि हमारा एक्सरेज है, गामा रेज है, इन सभी की आपको जो है वेइंग फैक्टर पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको पूछ सकते हैं, अगर इस जो क्वेश्चन पेपर में अल्फ़ा पार्टिकल पूछा है तो नेक्स्ट में आपका फास्ट न्यूट्रॉन पूछ सकते हैं और बेसिकली बीटा पार्टिकल पूछ सकते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैंने ये जो है डायग्राम शो किया है। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेडियंट कोयल आर यूज्ड इन। तो ग्रेडियंट कोयल जो है वो किस में यूज़ किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा MRI, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा CT स्कैन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा USGs, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा एक्सरेज। तो ग्रेडियंट कोयल के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है जैसे कि आपको पता होगा, राइट आंसर है हमारा MRI। ग्रेडियंट कोयल बेसिकली MRI में यूज़ की जाती है। मेन फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली मेन मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो एक तरह से उसमें एक चेंजेस का काम करते हैं, या एक तरह से ये लगा लो कि डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी से वो की जाती हैं और हाइड्रोजन प्रोटॉन को स्पिन किया जाता है। तो इसका बेसिकली स्पेशल एनकोडिंग में बेसिकली ये अलाउ करता है कि स्पेशल एनकोडिंग ऑफ द MR सिग्नल्स, कि MR सिग्नल्स को एक जो है सिग्नल मिले। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैंने MRI के ऊपर फुल फ्लेज्ड प्लेलिस्ट है एक, आप देख सकते हैं 40+ उसमें वीडियोस हैं, बेसिक से लेके सारा जो आपका हर एक सीक्वेंस तक है मैंने कवर किया है उसमें, जो उसकी थ्योरी है स्पिन इको से लेके कंप्लीट अल्ट्राफास्ट तक सब आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप MRI प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें सब आपको गिवन हो जाएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे ग्रेडियंट कोयल से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 17, डिस्टोर्शन रिजल्ट फ्रॉम अनइक्वल मैग्निफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ। तो डिस्टोर्शन जो है अनइक्वल मैग्निफिकेशन से होता है ऑफ डिफरेंट पार्ट, आगे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सेम ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट जब बेसिकली डिस्टोर्शन कब होती है, जब अनइक्वल मैग्निफिकेशन होती है किसकी, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट की, एक ही सेम जो है ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट है वो डिस्टोर्स होते हैं या हिलते हैं, तब हमारी जो है अनइक्वल मैग्निफिकेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 18, जेनेटिक इफेक्ट्स आर रेफर्ड टू एज। तो जेनेटिक इफेक्ट हम किसे कहते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सोमैटिक इफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा अर्ली इफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्टोकास्टिक इफेक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्टोकास्टिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट होता है बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बेसिकली इफेक्ट्स को ट्रांसफ़र करना, ये बेसिकली प्रोबेबली होता है। इफेक्ट दैट अकर बाय चांस, या तो बाय चांस हो या फिर कोई भी एक थ्रेशोल्ड डोज के बिना हो, यानी कि जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जो कैटरैक्ट के लिए थ्रेशोल्ड वो 8 ग्रे है, पर इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होती है। बिना थ्रेशोल्ड डोज रीच किए उसको अगर सिम्टम्स आ जाए तो वो भी एक जेनेटिक में या स्टोकास्टिक इफेक्ट में काउंट होगा। वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है डोज के बेसिकली और सिवियरिटी के कि किसको कितनी डोज लगी है। तो रेडिएशन जो प्रोटेक्शन के हिसाब से जो इफेक्ट है वो हम कैंसर और जेनेटिक इफेक्ट को मानते हैं। तो स्टोकास्टिक इफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो जेनेटिक हो या बेसिकली कैंसर है जिसमें कोई भी थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती और डोज डिपेंडेंट होती है कि डोज जितनी होगी और कितनी सिवियरिटी है डोज की। आई होप दिस विल क्लियर आउट। क्वेश्चन नंबर 19, स्कोलियोसिस इज एन एबनॉर्मलिटी इन दी। तो आपको एबनॉर्मलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि इसमें गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आई, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा फीमर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा स्कल, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्पाइन। तो काफ़ी इजी टू आंसर क्वेश्चन है कि आपको जो स्कोलियोसिस है उसका पता होना चाहिए। तो जो भी एक्सरे से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उनको ये नॉर्मल जो है डायग्नोस आपको पता होगा, ये हमारा स्पाइन से रिलेटेड होता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्पाइन। हेयर यू कैन सी द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, जो ये कर्वेचर है ये हमारा थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, ये हमारा स्कोलियोसिस के अंडर आता है। अब इसमें क्या है, एग्जामिनर इसका उल्टा भी कर सकता है इन द सेंस कि आपको डायग्राम गिवन होगा और वो पूछ लेगा कि ये डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है, इस डिजीज़ का नाम बताइए, या कुछ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें सिंपली पूछा है कि स्कोलियोसिस किसकी एबनॉर्मलिटी है। तो ऐसे ही बाकी अदर की जो एबनॉर्मलिटी है वो भी आपको कवर करनी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 20, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा एटॉमिक नंबर क्यूब के, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा मास नंबर स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एटॉमिक नंबर स्क्वायर के, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा मास नंबर क्यूब के। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एटॉमिक नंबर क्यूब के। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इंटरेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है हमारी, इन्वर्शन प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ फोटोन एनर्जी के। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन अगर बढ़ेगा तो जो फोटोन एनर्जी है वो कम होगी, लो एनर्जी इवेंट होगा। प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यूब ऑफ एटॉमिक नंबर के। तो कोई भी एक एनर्जी है किसी भी एटम की उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होता है तो उसके बेसिकली एटॉमिक नंबर के क्यूब के टाइम्स उसका बेसिकली बढ़ेगा। तो ये बेसिकली इनर शेल्स में होता है, बेसिकली टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये आप देख सकते हैं PE इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में एनर्जी का क्यूब, एनर्जी बेसिकली फोटोन एनर्जी बेसिकली।
I hope this will clear out all the points. Question number 1. In the interstitial implant, the radioactive source are directly इंसर्टेड इन दी। तो इंटरस्टिशियल जो प्लांट है उसमें रेडियो एक्टिव सोर्स को किस में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा टिश्यू, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा स्किन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा बोन, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ऑर्गन। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टिश्यू। टिश्यू में बेसिकली डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, द फुल फॉर्म ऑफ GSD, यानी कि हमें GSD की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा जीन सोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा जीन सोर्स डोज, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा जेनेटिकली सिग्निफिकेंटली डेवलपमेंट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज। ये इसकी बेसिकली GSD की फुल फॉर्म है। फर्दर जब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, जो जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज है वो रिसीव्ड होती है किसी भी एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को जो कि सेम जेनेटिक इंजरी होती है, और उससे वाले जो एक्चुअल जो परिणाम होते हैं वो भी होते हैं पॉपुलेशन को। तो इंडिविजुअल को हर एक को कितनी रेडिएशन लगी है वो इसमें देखा जाता है। बेसिकली जेनेटिकली इंजरी टू द पॉपुलेशन सो एज टू द एक्चुअल डोज रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल इरेडिएटेड। अब जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज क्या है? वो डोज जो इक्वलेंट लगती है किसके? गोनाड वेटेड टू फॉर द एज एंड सेक्स इन द मेंबर ऑफ इरेडिएटेड पॉपुलेशन। तो जो भी इसमें पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन को हम स्पेसिफिकली को एक रेडिएशन डोज लगी तो उसमें एज फैक्टर और जो गोनाड्स पे लगने वाली जो रेडिएशन है वो भी आती है, और उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है। और जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज को हम सीवर्ट में या रैम में बेसिकली मेज़र करते हैं। तो इसमें एक एक्सपेक्टेड वो निकालते हैं पॉपुलेशन का कि उसको क्या बेसिकली परिणाम होंगे, सिग्निफिकेंट परिणाम, जो भी उसका जो DNA चेंजेस होता है या जेनेटिक इंजरी होती है जो उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, द रिकमेंडेड इफेक्टिव रेडिएशन डोज लिमिट फॉर ऑक्यूपेशनल पीपल। तो कितनी हमें जो इफेक्टिव रेडिएशन डोज है, यानी कि कितने हमें जो रेडिएशन डोज लगने तक की जो लिमिट है वो ऑक्यूपेशनल पीपल के लिए। ऑक्यूपेशन कौन है? जो भी रेडिएशन क्षेत्र में कार्य करते हैं वह सभी लोग ऑक्यूपेशनल पीपल कहलाते हैं। तो उनको कितने रेडिएशन डोज की लिमिट है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 500 मिलीसीवॉट पर ईयर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 2 मिलीसीवॉट पर ईयर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 150 मिलीसीवॉट पर ईयर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 20 मिलीसीवॉट पर ईयर। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 20 मिलीसीवॉट पर ईयर बेसिकली जो है एक रेडिएशन डोज लिमिट रखी गई है। जो भी रेडिएशन क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी कि उनको एक साल में लगने वाली जो डोज है वो 20 मिलीसीवॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ये हमारी डोज है ये TLD से काउंट की जाती है। TLD को हर 3 महीने में एक तरह से रिन्यू किया जाता है, और हर 3 महीने की जो डोज है वो काउंट की जाती है। तो 3-3 महीने करके यानी कि एक साल में 4 बार ये डोज होती है, और चारों की जो मिला के डोज वो 20 मिलीसीवॉट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यह हमारा बेसिकली ऑक्यूपेशन जो पर्सन है उनके लिए डिफ़ाइन की गई है ये लिमिट। इससे ज़्यादा होने वाले जो डोज है वो उससे बेसिकली कोई भी हमें सोमेटिक या बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी उससे परिणाम घातक हो सकते हैं। अब हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम। अब इसी क्वेश्चन के आधार पर जो एग्जामिनर है वो आपने इस क्वेश्चन पेपर में आपने देखा कि उसने डोज लिमिट पूछी है, देन अदर में वो आपका होल बॉडी का जैसे इसमें पूछा है तो ऑन एन एवरेज पूछ सकता है। तो ऑन एन एवरेज जो है 5 साल का वो 50 मिलीसीवॉट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
और लेंस ऑफ द आई का भी पूछ सकता है, यानी कि जो आई का है वो डोज लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है 150 मिलीसीवॉट और इन 1 ईयर। ऐसे ही हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ है विदाउट लेड एप्रन उन पे लगने वाली जो डोज है वो 500 मिलीसीवॉट है। तो ये इसमें आगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है DSSP का एग्ज़ाम है उसमें पूछ सकता है कि लेंस ऑफ द आई की कितनी डोज लिमिट है और ऐसे ही हमारे एक्सट्रीमिटीज़ की। क्वेश्चन नंबर 4, द कंट्रास्ट यूज्ड इन ब्रोंकोग्राफी इज़। तो कंट्रास्ट कौन सा यूज़ किया जाता है ब्रोंकोग्राफी में? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डायग्नोसिल एक्वेस, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा आयोएक्सोल, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा यूरोग्राफिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि डायग्नोसिल एक्वेस यूज़ किया जाता है हमारा ब्रोंकोग्राफी में। कुछ जो क्वेश्चन हैं उनके मैंने जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन आंसर दिया है, कुछ के मैंने आंसर जो है नहीं दिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनके बारे में एक बार पढ़ने की, ताकि आपको जो है सभी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, ताकि आप बेटर परफॉर्म कर पाए एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही हमारा ब्रोंकोग्राफी है, सीएलओग्राफी है, अलग अलग जैसे हमारे ये स्पेशल वाले होते हैं प्रोसीजर, उनमें पूछ सकता है कि कौन सा हमारा कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया जाता है। तो ये आपको सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडिएशन इफेक्ट प्रोड्यूस इन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम इज़ कॉल्ड। तो रेडिएशन जो है, रेडिएशन से प्रभाव होने वाले किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक पर्सन को अगर कोई भी परिणाम होते हैं, कोई भी दुष्परिणाम होते हैं रेडिएशन से, और जो उससे लगने वाली यानी कि पूरी जो लाइफ टाइम में उसको जो डोज लगी है उसके जो परिणाम हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा फैटल रिस्क, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा जेनेटिक रिस्क, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सोमेटिक रिस्क इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। तो फैटल यानी कि जानलेवा अगर रिस्क होता है तो उसको हम फैटल रिस्क कहते हैं। ऑप्शन 2 देखें तो जेनेटिक रिस्क, जो जेनेटिक होता है यानी कि कोई भी जीन में डिफरेंस आ जाना, कोई भी जनरेशन टू जनरेशन भी वो जा सकता है रिस्क, तो ये भी इसमें संभावना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोमेटिक इफेक्ट। तो पूरी अगर लाइफ टाइम में अगर उसको डोज लगी है यानी कि वो हमारा क्रोनिक में आ जाता है तो उसमें होने वाले परिणाम सोमेटिक में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टाउन्स व्यू इज़। तो हमें टाउन्स व्यू के बारे में बताना है। तो स्पेशल जो स्कल के एक्सरेज हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा टाउन्स व्यू का पूछा गया है, अदर में हमारा SMV पूछ सकते हैं, जो मैंने शॉर्ट्स में बेसिकली कवर किया है। आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में हमारा एक SM व्यू एक्सरे गिवन है, जैसे कि हमारा शोल्डर एक्सियल व्यू है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा फ्रंटल ऑक्सीपिटल 30 डिग्री कोडल व्यू, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सेला टर्सी का व्यू ऑफ स्कल, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सब वेंटो वर्टिकल व्यू ऑफ स्कल, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ऑप्टिका फोरामिना व्यू ऑफ स्कल। तो इसमें आपको देखना है कि जैसे सेला टर्सी का है वो इसमें नहीं हो सकता, अदर देन दैट सम SM व्यू भी नहीं है, टाउन्स व्यू को हम SM व्यू नहीं कहते हैं। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फ्रंटल ऑक्सीपिटल 30 डिग्री कोडल व्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हेयर यू कैन सी इन दी डायग्राम, जैसे हमारा जो पीछे जो है वो हमारा एक्सरे डिटेक्टर है या कैसेट कह लीजिए, और जो हमारा 30 डिग्री एंगुलेशन से हम जो है एक्सरे बीम को इंसर्ट करेंगे तब हमें इमेज प्राप्त होगी। कोडल होता है यानी कि नीचे की तरफ, पैरों की तरफ। आई होप दिस इमेज विल हेल्प यू अ लॉट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज PSP स्टैंड्स फॉर, यानी कि हमें PSP की फुल फॉर्म बतानी है। तो आपको जो भी शॉर्ट फॉर्म है वो सभी याद कर लेनी है, जो इस क्वेश्चन पेपर में आई है वो भी कई बार एग्जामिनर रिपीट भी कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पोर्टेबल सोनी प्ले स्टेशन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा फोटो मल्टीप्लायर स्कैनिंग प्लेट, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा फॉस्फोरेंस स्टिमुलेटेड फॉस्फर। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, देन फॉस्फोरस स्टिमुलेटेड फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और थर्ड या सेकंड में से हमारा ऑप्शन हो सकता है
तो ऐसे ही एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करता है ऑप्शन दे के, फोटो मल्टीप्लायर स्कैनिंग प्लेट या फोटो स्टिम्युलेबल फॉस्फर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फोटो स्टिम्युलेबल फॉस्फर इसका राइट आंसर है। कई जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन को करेक्ट करके आएंगे जो कि गलत होगा। इसका थर्ड आंसर है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रैकीथेरेपी सोर्स ऑफ गोल्ड 198 इज अवेलेबल इन दी फॉर्म ऑफ। जो ब्रैकीथेरेपी में गोल्ड 198 की जो बेसिकली सोर्स है वो क्या है, ब्रैकीथेरेपी सोर्स किस फॉर्म में है बेसिकली ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा रोड्स, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सीड्स, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा वायर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सीड्स। सीड्स की फॉर्म में बेसिकली ये होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मटेरियल विच एब्जॉर्ब एंड स्कैटर द रेडिएशन इन दी सेम वे एज टिश्यू इज। तो हमें उस मटेरियल के बारे में बताना है जो रेडिएशन को टिश्यू के जैसे यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में टिश्यू है उसके जैसे एब्जॉर्ब करता हो और स्कैटर करता हो रेडिएशन को जैसे हमारा टिश्यू करती है। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा फैंटम, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एक्सेलेरेटर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बोलस। तो गिवन ऑप्शन में से आप इजी टू आंसर कर सकते हैं। कई जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा उसको मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फैंटम। फैंटम हमारा एक तरह से मेडिकल इमेजिंग फैंटम होता है जो कि एक ह्यूमन टिश्यू के तौर पे रखा जाता है, जो एक तरह से उसको मशीन की अगर हमें कैलिब्रेशन भी जो करनी होती है वो हम फैंटम के माध्यम से करते हैं। फैंटम एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता है जो कि हमारा इक्विवेलेंट होता है ह्यूमन बॉडी के, ताकि जो अगर मशीन की जो है टेस्टिंग भी करते हैं तो फैंटम का इस्तेमाल करके उसको टेस्ट किया जाता है। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारी फैंटम है। सीटी और एमआर में ऐसी आपको फैंटम दिखने को मिल जाएंगी। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि जो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है वो रखे होंगे आपके डिपार्टमेंट में बट आपको पता नहीं होगा। ये जो फैंटम है ये यूज़ किया जाता है कई बार कैलिब्रेशन के तौर पर और कई बार जो हमारा टेस्टिंग होती है जो मशीन की तब भी यूज़ की जाती है। तो फैंटम हमारा एक तरह से ह्यूमन टिश्यू का काम करता है जो सीटी स्कैन में, और बेसिकली हम ये एमआरआई में भी यूज़ करते हैं हालांकि। क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम स्वेलो इज़ दी रेडियोग्राफी एवोल्यूशन ऑफ दी। तो बेरियम स्वेलो हमारा किस लिए किया जाता है, किस रेडियोग्राफी को एवेल्यूएट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ईसोफेगस, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। सो इजी टू आंसर है, आपको पता होना चाहिए बेरियम स्वेलो हमारा ईसोफेगस के लिए किया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 11, द लीनियर एक्सेलरेटर आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रेडिएशन एनर्जी ग्रेटर देन। तो लीनियर एक्सेलरेटर हमारा जो रेडिएशन एनर्जी को एमिट करता है वो कितने से ज़्यादा करता है ये हमें बताना है, ग्रेटर देन। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लीनियर एक्सेलरेटर जो है इसमें एक वर्ड आया है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लिनाक से रेफर्ड किया जाता है। ये एक मशीन होती है जो रेडिएशन को बेसिकली पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो है कैंसर ट्यूमर को क्योर करती है और बेसिकली हेल्थी जो टिश्यू होते हैं उनको बचाती है। तो लीनियर एक्सेलरेटर हमारा ये होता है, ये आपको पता चल गया इस क्वेश्चन के माध्यम से। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो जो है कैंसर ट्रीटमेंट को क्योर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज़। तो हमारा जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल टेरेन है, एटमॉस्फेयर है या एक तरह से लैंड है, उसमें जो रेडिएशन है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा किससे आता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आयोडीन 121, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा यूरेनियम 238, ऑप्शन नंबर 3 हमारा Rn 222,
ऑप्शन नंबर 4 है हमारा CA60। तो जो रॉक जगह होती है जो जाने यानी कि जो पहाड़ी जगह होती है वहाँ पर ज़्यादा जो है हमारे ये जो है रेडियोएक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं। पहाड़ों से जो है रेडिएशन एमिट होती है कई बार और जो वो ह्यूमन बॉडी को लगती है। तो जो जितना भी अगर आप हाइट पे जाएंगे तो आपको जो रेडिएशन के लगने वाले जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि जो वो है वो काफ़ी मिनिमल होते हैं, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो काफ़ी मिनिमल होती है, उससे ज़्यादा हार्म नहीं होता। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि Rn222। ये हमारा नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन होती है जो नेचुरल रेडियोएक्टिव मटेरियल है उससे एमिट होती है, जैसे कि हमारा यूरेनियम, थोरियम, रेडोन। तो बिगेस्ट इसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है? हमारा रेडोन का। क्वेश्चन नंबर 3, द फुल फॉर्म ऑफ AERB। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। AERB की हमें फुल फॉर्म बतानी है, बट ऑप्शंस को देखकर जो है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा एटॉमिक इफेक्ट रेगुलेटरी बोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ऑल एमिशन रेगुलेटरी बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा एटॉमिक एमिशन रूल बोर्ड। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये हमारा इसका राइट आंसर है AERB की फुल फॉर्म, जिसका मुख्यालय बेसिकली मुंबई, इंडिया में है। 15 नवंबर 1983 को इसको फाउंडेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, रेजोल्यूशन ऑफ इमेज आर मेजर्ड इन। यानी कि जो भी इमेज की रेजोल्यूशन है वो किस में मेज़र की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा साइकिल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा लाइन्स पर मीटर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा लाइन्स पेयर पर मिलीमीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लाइन्स पेयर्स पर मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, द फुल फॉर्म ऑफ SSD। यानी कि हमें फुल फॉर्म बतानी है SSD की। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सोर्स ऑफ सेल्फ डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सेल्फ टू स्किन डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सोर्स टू स्किन डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सेल्फ टू सोर्स डिस्टेंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोर्स से स्किन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा SSD कहलाता है। ये हमारा DSSB ने जो है करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, TLD बैच इज। जो हमें TLD बैच के बारे में बताना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेल नोन अबाउट द TLD। I have covered this topic video also. You can watch the video also in my playlist section. ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पोजिट्रॉन एमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रॉन एमीटर। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा गामा रेडिएशन मीटर। तो TLD हमारा थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। TLD की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जो गिवन ऑप्शन है उसमें से देखकर हमें बताना है कि TLD बैच के बारे में हमें पूछा क्या गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस होता है रेडिएशन को मापने का, कि जो पर्सन को लगने वाली जो रेडिएशन है उसको मॉनिटर कैसे करते हैं हम TLD के माध्यम से, जिसको रिन्यू किया जाता है हर 3 महीने में, ताकि जो है आपकी डोज कैलकुलेट की जा सके। क्वेश्चन नंबर 17, माइलोग्राफी इज़ द टर्म अप्लाइड फॉर रेडियोलॉजिक एग्जामिन ऑफ दी। तो माइलोग्राफी किसके लिए यूज़ की जाती है रेडियोग्राफिक या रेडियोलॉजिक एग्ज़ाम में, वो हमें बतानी है। बड़ा ही इजी टू आंसर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ब्रेन। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा गॉल ब्लैडर। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा स्पाइन। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा लीवर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्पाइन। स्पाइन से रिलेटेड हमारा ये माइलोग्राफी होता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम। स्पाइनल कॉर्ड में जो है कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जो कुछ अमाउंट में हम पहले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालते हैं, देन हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी होती है हमारा माइलोग्राफी। हालांकि जो है अब MRI माइलोग्राफी ने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर जो है वो MRI माइलोग्राफी जो है प्रेफर करते हैं।
बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि माइलोग्राफी किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्टेड रेक्टली। तो डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा होता है, उसमें कौन सा हमारा कंट्रास्ट रेक्टली दिया जाता है, यानी कि रेक्टम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा वाटर एंड आयनिक कंट्रास्ट। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा एयर एंड हाई डेंसिटी बेरियम। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा आयनिक कंट्रास्ट एंड लीवर। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा वाटर एंड बेरियम। तो डबल कंट्रास्ट से ही आप समझ गए हैं कि डबल कंट्रास्ट में हमारा जो है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एयर एंड हाई डेंसिटी बेरियम। जो कुछ बेरियम है वो हमारा इंटेस्टाइन में होता है और देन हम रेक्टम के माध्यम से एयर इंजेक्ट करते हैं ताकि जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्सपेंड कर जाए और हमारा जो है एक्सरे क्लियर आए और हम एक्सरे ले सकें। आई होप दिस विल क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, द ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन इज। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा BRCA1। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा BRCA1 एंड BRCA2। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा BRCA3। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा BRCA2। तो डायग्नोसिस या एक तरह से जो हमारी डिजीज़ है उससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि BRCA1 और BRCA3 ये हमारे इसके राइट आंसर है। ये हमारे जीन ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबिलिटी होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर CA1 मतलब ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 और ब्रेस्ट कैंसर जीन 2 BRCA2 कहलाता है। ये हमारे जीन जो है प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन जो हेल्प करते हैं रिपेयर डैमेज DNA को। और एवरीवन हैज़ 2 कॉपीज़ ऑफ ईच अदर, यानी कि हर किसी के पास 2 इसके जो है जीन होते हैं। 1 कॉपी इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, किसी में जो है ये 2 कॉपी पाई जाती है और हर एक जो है पेरेंट से प्राप्त होती है, इनहेरिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 20, इंट्राकैविटी थेरेपी इज़ मेनली यूज्ड फॉर। तो इंट्राकैविटी थेरेपी हमें बतानी है वो किस लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा स्टमक। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सर्विक्स। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा लंग्स। तो इंट्राकैविटी थेरेपी के लिए बेसिकली हम ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है सर्विक्स। सर्विक्स की जो थेरेपी है वो इंट्राकैविटी थेरेपी होती है, ऐसे बेसिकली यूज़ की जाती है। जब भी हमारा जो है सर्विक्स में अगर कोई भी सिस्ट होता है, मोनोसाइट और बेसिकली लार्ज डोमिनेंट सिस्ट होता है, उसको हम एक तरह से द कैविटी इज़ एक्सेस्ड जो है कैविटी में हम कैथेटर के माध्यम से कनेक्टेड टू द रिजर्वायर, एक रिजर्वायर होता है उससे कनेक्ट करके हम उसमें ओपन एंडोस्कोपिक और स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक के माध्यम से उसका जो है थेरेपी करते हैं परफॉर्म। तो राइट आंसर है हमारा सर्विक्स। सर्विक्स में होने वाली जो है थेरेपी को इंट्राकैविटरी थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। हमारा डिसिप्लिन 5 है, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हमें गिवन फंक्शन में से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा गोल। ऑप्शन 2 है हमारा सेलेक्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा प्लानिंग। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा नॉलेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्लानिंग। जो डिसिप्लिन 5 है उसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी होंगे, तो आपको मैनेजमेंट के जो है क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। तो गिवन ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है हॉस्पिटल की जो क्लासिफिकेशन है उसको डिफाइन नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने नोट लगा के ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, और कई बार जो है स्टूडेंट जो है वो कम टाइम होता है इसलिए वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो आपको नोट का स्पेशली ध्यान रखना है, इसलिए वो कैपिटल वर्ड में मेंशन करता है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ डे। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो हॉस्पिटल की जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर नहीं होती, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसकी जो है क्लासिफिकेशन है इसमें गलत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सरेज प्रोड्यूस एट अ पोटेंशियल बिलो 20 kVp इज कॉल्ड। तो एक्सरे अगर 20 kVp से नीचे अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डीप थेरेपी, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा चोल थेरेपी, ऑप्शन नंबर 3 हमारी कॉन्टैक्ट थेरेपी एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ग्रेंज रेज थेरेपी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ग्रेंज रेज थेरेपी, और इसको बेसिकली बॉर्डर रेज और बक्की रेज भी कहते हैं। ये हमारे जो है ग्रेंज रेज एक फॉर्म होती है रेडिएशन की, जैसे कि हमारी अल्ट्रा रेडिएशन है, एक्सरे है, गामा रे है। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये लो वोल्टेज पे बेसिकली प्रोवाइड होती है और इसकी काफ़ी लो पेनिट्रेशन पावर होती है। जो 90% जो रेज है वो एब्जॉर्ब हो जाती है फर्स्ट 5 mm ऑफ द स्किन में, जो 90% एरिया है। तो ये पेनिट्रेट नहीं करती डर्मिस लेयर के बाद, और ये बेसिकली ग्रेंज रेज अपीयर होती है टू रिड्यूस लैंग्रेज सेल नंबर्स। इसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, तो इसलिए बेसिकली इसको काम डाउन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। तो स्किन जो ट्रीटमेंट है उसके लिए यूज़ की जाती है ग्रेंज रेज थेरेपी, और ये हमारी 20 kVp से बिलो जो है वो यूज़ में होती है और काफ़ी कम पेनिट्रेशन पावर होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, MRSA यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरस इज अ, ये हमें बताना है कि ये क्या है। ऑप्शन नंबर 1 बैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 2 फंगस, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 4 वायरस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरिया। ये एक तरह का एक स्टेप बैक्टीरिया है जो काफ़ी बिकम रेजिस्टेंट होता है काफ़ी एंटीबायोटिक्स के, टू यूज़ ऑर्डिनरी जो ट्रीटमेंट है स्टेप इन्फेक्शन उसको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर MRI। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि पहले तो आप ये समझिए कि इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस परिस्थिति में हमें कोई कार्य करना चाहिए कि उस चीज़ को इंडिकेट करता है, और कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब कि उस स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में से वो वह बताना है जो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करता, यानी कि किस परिस्थिति में हमें कार्य नहीं करना वो हमें नहीं बताना, कौन सा नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पेशेंट विद कार्डियक पेसमेकर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा पेशेंट विद नॉन मेटालिक इम्प्लांट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा पेशेंट विद लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 हमारा पेशेंट विद मेटालिक प्रोस्थेसिस। तो इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर ने नोट लगा के इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, और कम टाइम की वजह से जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। पहली बात तो है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं ढूंढना, हमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं करता है वह ढूंढना है। तो आपको वह ढूंढना जो इंडिकेशन होती है MRI की। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेशेंट विद नॉन मेटालिक इम्प्लांट। तो नॉन जो मेटालिक इम्प्लांट है उसमें हम बेसिकली जो है MRI को करते हैं। तो नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब है जो इंडिकेट करता है MRI के लिए बेसिकली। तो क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, वो क्वेश्चन में नोट लगा के जो उस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ही चेंज कर देगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, द रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट वेबसाइट मेंटेन्ड बाय। जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है की जो वेबसाइट है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डाटा क्वालिटी मैनेजर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा ऑपरेशनल हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डाटा क्वालिटी मैनेजर।
डाटा क्वालिटी मैनेजर के द्वारा ये जो है वेबसाइट मेंटेन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैनवर्स व्यू इज फॉर विजुअलाइजिंग फॉर। तो हमें स्टैनवर्स व्यू का बताना है वो किस लिए, क्या देखने के लिए बेसिकली करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पीएनएस यानी कि पैरानेजल साइनस। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा पेट्रस बोन। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा मेस्टोइड बोन। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्कल लेटरल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेट्रस बोन। पेट्रस बोन को देखने के लिए बेसिकली हमारा जो है स्टैनवर्स व्यू करवाया जाता है। तो ऐसे ही आपके जो स्पेशल जो स्कल के जो व्यूज हैं उनमें आपको पूछ सकते हैं कि यह जो व्यू है वो किस लिए करवाया जाता है, या आपको डायग्राम गिवन होगा और आपसे पूछ लेंगे यह व्यू कौन सा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेम स्टेरिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो ये कब डिस्कवर किया था ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1900। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 1880। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 1890। नंबर 4 है हमारा 1850। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1880 में ये डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो किसके द्वारा जो इन शब्दों का जो है वो कॉन्सेप्ट लाया गया था ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा चरखा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बेबीलोनियन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बेबीलोनियन। क्वेश्चन नंबर 10, विद रिगार्ड्स पेशेंट इन डिलीरियम या कंफ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन। तो इस क्वेश्चन में भी जो एग्जामिनर ने नोट लगा दिया है, यानी कि हमें इसमें यह बताना है कि पेशेंट अगर कंफ्यूजन की स्थिति में है तो उसे क्या हमें नहीं करना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अवॉइड गिविंग रीअश्योरेंस। ऑप्शन नंबर 2 है हमारी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म। ऑप्शन नंबर 3 हमारा नेवर लीव देम अनसुपरवाइज्ड। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्पीक इन ए काम वॉइस। तो हमें वह चीज़ बतानी है कि जो नहीं करनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उसको बेसिकली रीअश्योरेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति में जो पेशेंट है वो आपकी बात को नहीं मानेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो हमें कौन सा जो है इस गिवन ऑप्शन में से वह बताना है जो कि हमारा मेजर प्रिंसिपल नहीं है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर 4 है हमारी स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। ये हमारा बेसिकली कोई भी मेजर प्रिंसिपल नहीं है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 12, वेज फिल्टर इज आल्सो कॉल्ड। तो हमें वेज फिल्टर का बताना है उसको हम क्या कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सरफेस मोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा बीम मॉडिफाइंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एक्सपोजर रेट कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सोर्स स्पेसिफिकेशन। तो वेज फिल्टर की बात करें तो वह हमारा है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बीम मॉडिफाइंग डिवाइस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, नियोनेट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बेबी। तो नियोनेट जो है वो किस लिए बोला जाता है या किस स्थिति में बोला जाता है बच्चे की, वो हमें बताना है। कि जो भी पर्सन हॉस्पिटल लेवल पे काम करते हैं उनको पता होगा कि एनआईसीयू होता है, बच्चों के लिए जो आईसीयू है वो अलग होते हैं, पेडियाट्रिक अलग होता है। तो हमें टर्म का इसमें बताना है किसके लिए ये डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अंडर 1 मंथ। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा अंडर 1 ईयर। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा अंडर 1 वीक।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अंडर 1 मंथ। तो 1 मंथ से अगर कम है बेबी तो उसको न्यूनेट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है या बोला जाता। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच कैटेगरी ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डू हार्ड ड्राइव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सीडीज एंड डीवीडीज फीचर। तो किस कैटेगरी में हमारी जो कॉन्फिडेंशियल जो रिकॉर्ड्स है वो रखे जाते हैं हार्डवेयर की फॉर्म में, सीडीज और डीवीडीज में, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा बी, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा डी, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सी, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डी कैटेगरी में बेसिकली रखा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज। तो हमें रेडियम 226 की जो है वो हाफ लाइफ हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 17 डेज, ऑप्शन नंबर 2 30 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 1622 ईयर, ऑप्शन नंबर 4 2.7 डेज। तो हाफ लाइफ की बात करें तो जो है हाफ लाइफ जो भी हमारे रेडियोएक्टिव मटेरियल है लगभग इसमें सभी पूछे गए हैं जिसकी हाफ लाइफ पूछी गई है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1622 ईयर इसकी जो है रेडियम की होती है 226 की। तो जो भी इसमें हाफ लाइफ पूछी गई है पूरे फुल क्वेश्चन पेपर में आपको वो सभी याद कर लेनी है ताकि जो अपकमिंग एग्जाम में वो कोई एक तो जरूर पूछी जाएगी हाफ लाइफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, शार्प्स इंक्लूडिंग ग्लास एम्प्यूल्स इज डिस्पोज्ड बाय मींस ऑफ। तो जो शार्प एम्प्यूल्स होते हैं ग्लास एम्प्यूल्स वो उसको किस में डिस्पोज किया जाता है, फेंका जाता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लैंडफिल, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा इंसिनरेशन, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्टेरिलाइजेशन। तो जो ग्लास एम्प्यूल्स है वो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंसिनरेशन में बेसिकली इसको डिस्पोज किया जाता है। ये हमारा BMW से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 17, अ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड टू चेक एंड अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड क्लॉजेस फॉर द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ऑल द हॉस्पिटल हैव बीन सर्टिफाइड फॉर। तो हमें जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करने होते हैं हॉस्पिटल लेवल के, तो जो हॉस्पिटल में है वो किससे सर्टिफाइड होते हैं वो हमें बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सर्टिफिकेट है वो कोई भी अगर आप हॉस्पिटल में कार्य करते हैं तो उसमें जो है सर्टिफाइड हॉस्पिटल होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ISO 9001, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ISO 9002, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा ISO 9003, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ISO 9004। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ISO 9002 से बेसिकली सर्टिफाइड होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे फर्दर वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंट्रावेनस यूरोग्राफी। तो इसमें भी जो है एग्जामिनर ने काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है नोट लगा के और फिर उसने कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ लिया है। तो इसमें सिंपली हमें इसमें इंडिकेशन बतानी है इंट्रावेनस यूरोग्राफी की। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा रीनल फेलियर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा आयोडीन सेंसिटिविटी। तो कौन सा इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करता वो हमें बताना है। कॉन्ट्राइंडिकेट यानी कि किस स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो बाकी जो ऑप्शन गिवन होंगे वो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेट होंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की स्थिति में हम इंटरवेंशन जो है यूरोग्राफी कर सकते हैं। तो ये इस स्थिति में इंडिकेशन के अंडर भी आ जाता है। बेसिकली इस स्थिति में हम कर सकते हैं, ये इसमें गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। तो ब्लड का जो है जमना ब्लड वेसल्स पे वो क्या कहलाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डिजनरेशन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा नेक्रोसिस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थ्रोम्बोसिस।
थ्रोम्बोसिस हो जाता है ब्लड क्लॉट्स होने पर, यह हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम परमिसिबल रेडिएशन डोज फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सपोज्ड इंडिविजुअल इज। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल डोज है वो हमें बतानी है ऑक्यूपेशनल पर्सन की कितनी होगी। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 15 रैम पर ईयर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 5 रैम पर ईयर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 10 रैम पर ईयर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 7 रैम पर ईयर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 5 रैम पर ईयर इसकी जो है वो इंडिविजुअल की ऑक्यूपेशनल डोज होनी चाहिए। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन डीएसएसपी में जो आए हुए क्वेश्चन थे वो आई हैव डिस्कस ऑल द। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें हेल्प करेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसको भी एक बूस्ट देंगे, ताकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पता लग सके कैसे जो है डीएसएसपी माइंडसेट लेके आता है और कैसे जो क्वेश्चन प्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स के आगे। आई होप दिस क्वेश्चन हेल्प यू अलॉट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।